हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। तो इस स्लाइड में हमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का टाइटल दिख रहा है। साथ ही डॉक्टर बुलार्ड का नाम लिखा है, एक स्क्रॉल है जिस पर 2005 लिखा हुआ है, एक हाइलाइटेड बॉक्स है जिसमें सुभेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी का फॉर्मूला है और नीचे 2 MCQs दिख रहे हैं। राइट। तो देखो, ये अधिनियम 23 दिसंबर 2005 को पारित हुआ था और इसे जनवरी 2006 में लागू किया गया। इस अधिनियम में कुल 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। अच्छा। और स्लाइड पे जो नाम है डॉक्टर रॉबर्ट बुलार्ड, उन्हें आपदा प्रबंधन का जनक माना जाता है। एक और पॉइंट है यहाँ, डिजास्टर जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का है और सुनामी जापानीज भाषा का शब्द है। इसमें एक चीज समझ नहीं आई, अधिनियम के पारित होने और लागू होने की तारीख स्लाइड में अलग अलग क्यों दी गई है? अच्छा सवाल है। देखो, स्लाइड के अनुसार ये संसद में पारित 23 दिसंबर 2005 को हुआ था, जबकि इसका आधिकारिक रूप से लागू होना मतलब इम्प्लीमेंटेशन वो जनवरी 2006 में किया गया। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो जो सुभेद्यता सूत्र वाला बॉक्स है। हाँ बिल्कुल, परीक्षा में यह फॉर्मूला सीधे पूछा जाता है। फॉर्मूला है जोखिम यानी रिस्क बराबर खतरा मतलब हैजर्ड गुणा सुभेद्यता। तो रिस्क इक्वल्स हैजर्ड इनटू वल्नरेबिलिटी, इसको याद रखना है। नोट कर लिया। तो अब हम इन MCQs को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कुल कितनी धाराएं हैं और दूसरा है जनक कौन है। पहले का आंसर 79 होगा और दूसरे का डॉक्टर रॉबर्ट बुलार्ड। एग्जैक्टली सही जवाब। तो ये 2005 का अधिनियम हमारे पूरे डिजास्टर मैनेजमेंट का बेस है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में हमें 4 मुख्य चरणों की लिस्ट दिख रही है। एक साइकिल वाला डायग्राम बना है, हैजर्ड और डिजास्टर की परिभाषा वाला एक बॉक्स है और 2 MCQs दिए गए हैं। तो ये 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला है शमन यानी मिटिगेशन, मतलब आपदा से बहुत पहले जोखिम को कम करना, जैसे भूकंप रोधी इमारतें बनाना। राइट। दूसरा है तैयारी यानी रेडीनेस, ये आपदा से ठीक पहले होता है, जैसे मॉक ड्रिल करना या योजना बनाना। फिर तीसरा आता है प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स, जब आपदा आती है तब जान माल की रक्षा करना और राहत शिविर लगाना। और चौथा है पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी, इसमें आपदा के बाद बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत लागू किया जाता है। एक डाउट है, ये जो बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत है ये एग्जैक्टली किस चरण में आता है? ये चौथे चरण में आता है, यानी पुनर्प्राप्ति या रिकवरी फेज में। अच्छा, ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो जो हैजर्ड और डिजास्टर वाला बॉक्स है। बिल्कुल, इन दोनों का अंतर कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालों में आता है। हैजर्ड एक संभावित खतरा है, जैसे भूकंप आने की संभावना, जबकि डिजास्टर उसका विनाशकारी परिणाम है, मतलब जब वो खतरा नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है। तो चलो MCQs देखते हैं। क्वेश्चन 1, बिल्ड बैक बेटर किस चरण में आता है? और क्वेश्चन 2, प्रथम चरण कौन सा है? पहले का आंसर होगा C पुनर्प्राप्ति और दूसरे का A यानी शमन। सही जवाब। तो समरी ये है कि ये चारों चरण एक साइकिल की तरह लगातार काम करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके, देखते हैं। यहां हमें NDMA और NDRF के डिटेल्स दिख रहे हैं। साथ ही गृह मंत्रालय के तहत इन दोनों को दर्शाने वाला एक फ्लो चार्ट है। NDRF फंड का एक बॉक्स है और 2 MCQs हैं। तो देखो, NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसकी स्थापना धारा 3 के तहत हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और 9 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ है NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। इसका गठन 19 जनवरी 2006 को धारा 44 के तहत हुआ था। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसका आदर्श वाक्य है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। तो NDMA और NDRF ये दोनों एग्जैक्टली किस मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं? स्लाइड में क्लियर लिखा है, दोनों ही गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करते हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। वो NDRF फंड वाला बॉक्स, हाँ, ये परसेंटेज एग्जाम का फेवरेट है। NDRF फंड जो धारा 46(1) में आता है, इसमें केंद्र का हिस्सा 75% होता है, लेकिन जो हिमालय राज्य हैं उनके लिए ये हिस्सा 90% होता है। अच्छा, 90%। राइट। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं?
और क्वेश्चन 2, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? Q1 का आंसर बी होगा प्रधानमंत्री और Q2 का आंसर ए आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। बिल्कुल परफेक्ट। तो याद रखना, नेशनल लेवल पर पीएम और गृह मंत्रालय का रोल सबसे अहम है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। इस स्लाइड में राज्य और जिला स्तर की जानकारी है। यहाँ एनडीएमए, एसडीएमए और डीडीएमए का एक पिरामिड डायग्राम है। एक एसडीआरएफ और डीडीएमए फंड का बॉक्स दिख रहा है और एमसीक्यूज हैं। तो एसडीएमए यानी स्टेट लेवल की बॉडी, ये धारा 14 के तहत बनती है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी सीएम होते हैं और राज्य कार्यकारी समिति इनकी सहायता करती है। ओके। फिर जिला स्तर पर डीडीएमए आता है, जो धारा 25 के तहत बनता है। इसके अध्यक्ष जिलाधिकारी मतलब डीएम होते हैं। जिले में प्राथमिक उत्तरदायित्व जिला प्रशासन का ही होता है। एक सवाल था, किसी भी आपदा में सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी एग्जैक्टली किसकी होती है? जिला स्तर पर जिला प्रशासन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है। ये स्लाइड में क्लियर लिखा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये जो फंड वाला बॉक्स है। हाँ, इससे धाराओं की मैचिंग के सवाल आते हैं। एसडीआरएफ फंड धारा 48(1)A के तहत आता है और डीडीएमए फंड धारा 48(1)C के तहत आता है। नोट कर लिया। तो एमसीक्यूज पर आते हैं। क्वेश्चन 1, डीडीएमए के अध्यक्ष कौन होते हैं? और क्वेश्चन 2, प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका होता है? पहले का आंसर बी है, जिलाधिकारी, और दूसरे का सी, जिला प्रशासन। एकदम सही। तो इस पिरामिड के अनुसार पीएम से लेकर डीएम तक एक पूरी चेन बनती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। अब यहाँ थोड़ी यूपी से जुड़ी जानकारी है। स्लाइड में यूपी का नक्शा है, जिसमें पीएसी प्लस एसडीआरएफ का लोगो बना है। 2018 का एक राज्य आपदा वाला बॉक्स है और एमसीक्यूज हैं। यूपी स्पेशल। राइट। तो यूपी एसडीएमए का गठन 12 जनवरी 2011 को हुआ था और यूपी एसटीआरएफ का गठन 28 नवंबर 2016 को हुआ, जो 2017 से सक्रिय है। इसे पीएसी बल के अंतर्गत बनाया गया है। अच्छा। इसका आदर्श वाक्य है, हम बचाने के लिए सेवा करते हैं। और एक और पॉइंट, राहत आयुक्त कार्यालय राजस्व विभाग के अधीन आता है। एक कंफ्यूजन था, यूपी एसडीआरएफ की टीमें किस बल या फोर्स में से बनाई गई हैं? स्लाइड के अनुसार इन्हें पीएससी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के अंतर्गत गठित किया गया है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो 2018 वाला बॉक्स है। हाँ बिल्कुल। 2018 में यूपी सरकार ने आकाशीय बिजली और सर्पदंश यानी स्नेक बाइट, इन दोनों को राज्य आपदा घोषित किया था। ये फैक्ट जरूरी हैं। ओ, स्नेक बाइट भी। ओके। तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1, यूपी एसडीएमए का गठन कब हुआ? और क्वेश्चन 2, सर्पदंश को राज्य आपदा कब घोषित किया गया? पहले का बी होगा 2011 और दूसरे का सी 2018। सही। स्टेट एग्जाम्स के लिए ये यूपी स्पेशल डेटा बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड में हमें यूपी के अलग अलग क्षेत्रों की आपदाओं की लिस्ट दिख रही है। साथ में दिशाएं यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला एक डायग्राम है, भारत के आंकड़ों वाला एक बॉक्स है और एमसीक्यूज हैं। तो देखो, पश्चिमी क्षेत्र जैसे मेरठ और गाजियाबाद, वहां चक्रवात और लू की समस्या ज्यादा है। उत्तरी या तराई क्षेत्र जैसे सहारनपुर, लखीमपुर में भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ आती हैं। अच्छा। तो पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वांचल जैसे देवारिया, वहां भीषण बाढ़ की दिक्कत रहती है। और दक्षिणी हिस्सा यानी बुंदेलखंड जैसे झांसी और महोबा, वहां सूखा पड़ता है। तो बुंदेलखंड इलाके में मुख्य रूप से कौन सी समस्या सबसे ज्यादा आती है? दक्षिणी क्षेत्र यानी बुंदेलखंड में मुख्य रूप से सूखा यानी ड्रॉट पड़ता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये जो भारत के आंकड़ों वाला बॉक्स है। हाँ, ये डायरेक्ट डेटा एग्जाम में आता है। इसके हिसाब से भारत का 59% भूभाग भूकंप जोन में आता है और 12% भूमि बाढ़ प्रभावित है। काफी बड़ा एरिया है। बिल्कुल। चलो एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन 1, बुंदेलखंड मुख्य रूप से किससे ग्रसित है? और क्वेश्चन 2, भारत का कितना % भूकंप जोन है? पहले का आंसर बी होगा, सूखा, और दूसरे का सी 59%। सही जवाब। तो समरी यह है कि यूपी का भूगोल ही उसकी आपदाओं का प्रकार तय करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। अब यहाँ वैश्विक सम्मेलन यानी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस की बात हो रही है। स्लाइड में योकोहामा और ह्योगो सम्मेलनों की जानकारी है। जापान का मैप है जिसमें योकोहामा मार्क किया गया है।
एक दशक यानी डेकेड वाला बॉक्स है और एमसीक्यूज हैं। हम्म। तो योकोहामा रणनीति मई 1994 में आई थी जापान में। ये जोखिम कमी का पहला और सबसे बड़ा सम्मेलन था। इसका उद्देश्य था बचाव से बेहतर रोकथाम है। अच्छा। उसके बाद योगो फ्रेमवर्क आया जो 2005 से 2015 तक चला। ये भी कोबे जापान में हुआ था और इसमें 168 देशों ने भाग लिया था। एक सवाल, विश्व का पहला आपदा जोखिम कमी सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? मई 1994 में हुआ था जापान के योकोहामा में। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये जो दशक वाला बॉक्स है। हाँ, ये एग्जाम में आ सकता है। 1990 से 1999 के दशक को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया था। ओके, 1990 टू 1999। राइट। एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन 1, प्रथम विश्व आपदा सम्मेलन कहाँ हुआ? और क्वेश्चन 2, किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया? पहले का बी होगा योकोहामा और दूसरे का भी बी, 1990 से 99। एकदम सही। इंटरनेशनल लेवल पर 1994 से सीरियस काम शुरू हुआ था। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ हमें सेंडाई फ्रेमवर्क और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम दिख रहे हैं। 1994 से 2015 तक का एक टाइमलाइन डायग्राम है, एक GAR रिपोर्ट का बॉक्स है और एमसीक्यूज है। तो अभी सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है जो 2015 से 2030 तक लागू है। जो हमने बिल्ड बैक बेटर पढ़ा था ना, वो इसी का हिस्सा है। अच्छा। इसके अलावा UNDRR है जिसकी स्थापना 1999 में जिनीवा में हुई। ये नीतियां बनाता है। फिर WFP यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम, ये रोम में 1961 में स्थापित हुआ। और IFRC जो है वो विश्व आपदा रिपोर्ट जारी करता है। वर्तमान में दुनिया भर में आपदा प्रबंधन का कौन सा फ्रेमवर्क चल रहा है? अभी सेंडाई फ्रेमवर्क चल रहा है। इसकी अवधि 2015 से 2030 तक। यह पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो रिपोर्ट वाला बॉक्स है। बिल्कुल। इसमें लिखा है कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट यानी GAR, इसे UNDRR प्रकाशित करता है और भारत में इसका राष्ट्रीय मंच 2013 में बना था। चलो MCQs देखें। क्वेश्चन 1, सेंडाई फ्रेमवर्क की अवधि क्या है? और क्वेश्चन 2, विश्व आपदा रिपोर्ट कौन जारी करता है? पहले का आंसर बी है, 2015 से 2030, और दूसरे का आंसर बी होगा IFRC। सही। तो टाइमलाइन को याद रखना, योकोहामा, फिर हायोगो और अब सेंडाई। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में हमें NIDM की डिटेल्स दिख रही हैं। जी। दिल्ली के एक संस्थान, एक बिल्डिंग और कैप का आइकन बना है। प्रथम प्रशिक्षण संस्थान का एक बॉक्स है और MCQs हैं। NIDM का मुख्य कार्य प्रशिक्षण और अनुसंधान, मतलब ट्रेनिंग और रिसर्च है। जी। इसका गठन धारा 42 के तहत हुआ और इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। अच्छा। इसका इतिहास देखें तो ये 1995 में NCDM के रूप में शुरू हुआ था। फिर 2003 में अपग्रेड होकर NIDM बना। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एक डाउट है, NIDM के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? देखो, स्लाइड के अनुसार इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। ध्यान रखना, जो हमने पहले NDA में पढ़ा था, उसके PM होते हैं, पर NIDM के गृह मंत्री। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो प्रथम प्रशिक्षण संस्थान वाला बॉक्स। हाँ, भारत का पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान लातूर, महाराष्ट्र में स्थित है। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके। तो MCQs है। क्वेश्चन 1, पहला प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? और क्वेश्चन 2, NIDM के अध्यक्ष कौन है? पहले का बी होगा लातूर और दूसरे का बी गृह मंत्री। सही जवाब। तो रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए NIDM बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहां अलग अलग आपदाओं की नोडल एजेंसीज की लिस्ट है। एक रेडार और बारिश वाले बादलों का अर्ली वार्निंग आइकॉन बना है। डॉपलर रेडार का बॉक्स है और MCQs हैं। ओके। तो चक्रवात यानी साइक्लोन के लिए IMD है जो 1875 में दिल्ली में बना। बाढ़ के लिए CWC है। सुनामी के लिए NCOIS है जो 1999 में हैदराबाद में बना। अच्छा। और हिमस्खलन यानी एवलांच के लिए DGRE है। इसका पुराना नाम SASE था और ये चंडीगढ़ में स्थित है। सुनामी की चेतावनी देने वाली संस्था NIOCS का मुख्यालय कहाँ है? स्लाइड में लिखा है, ये हैदराबाद में स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये डॉपलर रेडार वाला बॉक्स। बिल्कुल। डॉपलर रेडार चक्रवात और भारी वर्षा की एकदम सटीक भविष्यवाणी, मतलब एक्यूरेट फोरकास्ट करता है, इसलिए इसका यूज काफी बढ़ गया है। MCQs देखते हैं। क्वेश्चन 1, इनकॉइस कहाँ स्थित है?
और क्वेश्चन 2, हिमस्खलन चेतावनी संस्था DGRE कहाँ है? पहले का आंसर बी है, हैदराबाद, और दूसरे का आंसर बी, चंडीगढ़। सही। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम ही जान बचाने में सबसे अहम रोल निभाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में मापक यंत्रों यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लिस्ट है। एक साइस्मोग्राफ मशीन का चित्र है, फैलोमीटर और स्टॉर्म सर्ज का एक बॉक्स है और साथ में MCQs हैं। तो साइस्मोग्राफ भूकंप मापता है और इसमें P तरंगें सबसे पहले दर्ज होती हैं। फिर रिक्टर स्केल है जो भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापता है। मर्कैली स्केल भूकंप से होने वाले विनाश या नुकसान को मापता है। अच्छा। सैफर सिम्पसन स्केल चक्रवात यानी हरिकेन की शक्ति मापता है और इंक्लाइनोमीटर मिट्टी का खिसकाव या झुकाव मापता है जो लैंडस्लाइड के टाइम काम आता है। एक सवाल था, रिक्टर स्केल और मर्कैली स्केल में क्या फर्क है? देखो, रिक्टर स्केल भूकंप की एनर्जी यानी उसकी तीव्रता मापता है, जबकि मर्कैली स्केल उससे होने वाले विनाश या नुकसान को मापता है। यही मेन डिफरेंस है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये बॉक्स जिसमें फैदोमीटर लिखा है? हाँ, फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है और इसमें स्टॉर्म सर्ज भी लिखा है। इसका मतलब है चक्रवात आने पर समुद्री जल स्तर में अचानक वृद्धि होना। ओके। तो MCQs पर आते हैं। क्वेश्चन 1, चक्रवात की शक्ति मापने का स्केल कौन सा है? और क्वेश्चन 2, भूकंप का विनाश किस स्केल से मापते हैं? पहले का C होगा, सैफर सिम्पसन, और दूसरे का B, मर्कैली स्केल। एकदम सही। साइंस के नजरिए से ये स्केल्स एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। यहाँ अंतरिक्ष और उपग्रह तकनीकी यानी स्पेस टेक के सैटेलाइट्स की लिस्ट है। एक सैटेलाइट और मोबाइल GPS का आइकॉन दिख रहा है। इसरो और NRSC का एक बॉक्स है और MCQs हैं। तो INSAT मौसम पूर्वानुमान के लिए है। RSAT बादलों के पार निगरानी करता है, इसे भारत की आंख कहते हैं। SCATSAT चक्रवात की सटीक भविष्यवाणी करता है। अच्छा। OceanSat समुद्री लहरों के लिए है। कार्टोसैट नुकसान का आकलन करने के लिए हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देता है। और NAVIC ये भारत का अपना GPS है जो मछुआरों को लहरों की चेतावनी देता है। तो नुकसान का आकलन करने के लिए अच्छी क्वालिटी की तस्वीरें कौन सा उपग्रह देता है? जैसा स्लाइड पर है, कार्टोसैट हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें देता है आकलन के लिए। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसरो और NRSC वाला बॉक्स। हाँ, इसरो और हैदराबाद का NRSC ये दोनों मिलकर नेशनल इमरजेंसी डेटाबेस का रखरखाव करते हैं। नोट कर लिया। तो MCQs करते हैं। क्वेश्चन 1, चक्रवात की भविष्यवाणी के लिए उपग्रह। और क्वेश्चन 2, भारत का स्वदेशी GPS कौन सा है? पहले का आंसर B होगा, स्कैटसैट, और दूसरे का B, नाविक। सही जवाब। तो स्पेस टेक का आपदा प्रबंधन में बहुत बड़ा कनेक्शन है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में हमें महत्वपूर्ण पोर्टल्स और ई-एप्स की लिस्ट दिख रही है। एक फोन में दामिनी ऐप का चित्र है, राहत चौपाल का एक बॉक्स है और MCQs हैं। तो ऐप्स की बात करें तो प्रहारी है जो UPSDMA का लाइव बाढ़ मॉनिटर है। राहत पोर्टल पर राहत कार्य और मुआवजे का डेटाबेस रहता है। दामिनी ऐप आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी देता है। यूपी सरकार का ऐप है ये। अच्छा। फिर सचेत है जो NDMA का बाढ़ और लू का अलर्ट है। भुवन पोर्टल ISRO का डेटाबेस है और मेघदूत ऐप कृषि और मौसम का अलर्ट देता है। एक सवाल था, सचेत पोर्टल कौन सी संस्था चलाती है और ये किस लिए है? ये NDMA का पोर्टल है और स्लाइड के अनुसार ये बाढ़ और लू यानी हीट वेव का अलर्ट देता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये राहत चौपाल वाला बॉक्स। बिल्कुल, इसमें लिखा है कि राहत चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। चलो MCQs देखते हैं। क्वेश्चन 1, यूपी में आकाशीय बिजली ऐप कौन सा है? और क्वेश्चन 2, राहत चौपाल का स्तर क्या है? पहले का आंसर C है, दामिनी, और दूसरे का B, ग्राम पंचायत। सही। तो डिजिटल इंडिया का डिजास्टर अवेयरनेस से डायरेक्ट लिंक है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड में भारत के प्रमुख बचाव ऑपरेशंस की लिस्ट है। एक हवाई जहाज का चित्र है जो राहत सामग्री गिरा रहा है। 2013 और 2018 के ऑपरेशंस वाला एक बॉक्स है और MCQs हैं। तो कुछ बड़े ऑपरेशंस देखते हैं। ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल भूकंप के लिए था। ऑपरेशन दोस्त 2023 टर्की सीरिया भूकंप के टाइम। ऑपरेशन करुणा 2023 म्यांमार चक्रवात मूका के लिए। अच्छा। ऑपरेशन गंगा से यूक्रेन से वापसी की गई। ऑपरेशन अजय इजराइल हमास युद्ध के समय चला। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से वापसी के लिए। और ऑपरेशन कावेरी सूडान गृह युद्ध के टाइम चला।
सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसके लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, जो 2013 और 2018 वाला बॉक्स है। हाँ, पुराने ऑपरेशंस भी आते हैं। 2018 में इंडोनेशिया सुनामी के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चला था और 2013 उत्तराखंड त्रासदी के लिए ऑपरेशन सूर्या होप चलाया गया था। तो एमसीक्यूज पर आते हैं। क्वेश्चन 1, टर्की सीरिया भूकंप राहत ऑपरेशन कौन सा था? और क्वेश्चन 2, यूक्रेन से निकलने का ऑपरेशन कौन सा था? पहले का बी होगा, ऑपरेशन दोस्त, और दूसरे का सी, ऑपरेशन गंगा। एकदम सही। ये ऑपरेशंस भारत की ग्लोबल रेस्क्यू क्षमता दिखाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। चलिए। इस स्लाइड में हमें संशोधन 2025 और ऐतिहासिक तथ्य दिख रहे हैं। गोल्डन आवर को दर्शाती एक घड़ी का चित्र है, भोपाल गैस त्रासदी को बताने वाला एक खोपड़ी का आइकन है, एक न्यूक्लियर और बादल फटने का बॉक्स है और एमसीक्यूज हैं। 9 मार्च 2025 को लागू हुआ है। इसमें राहत कार्य में बाधा डालने पर 10,000 रुपए का जुर्माना है और धारा 51 के तहत 1 से 2 वर्ष की सजा है। अच्छा। फिर गोल्डन आवर है, आपदा के बाद का पहला घंटा। हैम रेडियो की बात करें तो इसे एमेच्योर रेडियो भी कहते हैं। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुई थी, उसमें मीथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस लीक हुई थी। प्रथम आपदा नीति 2009 में आई और राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में बना। एक सवाल, साल 2025 के नए संशोधन में जुर्माने की राशि कितनी तय की गई है? राहत कार्य में बाधा डालने पर 10,000 रुपए का जुर्माना तय किया गया इस नए अधिनियम में। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये जो न्यूक्लियर और बादल फटने वाला बॉक्स है। बिल्कुल। परमाणु आपदा में बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड दवा का प्रयोग होता है और बादल फटना तब माना जाता है जब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो। ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया। तो आखिरी एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस थी? और क्वेश्चन 2, आपदा के बाद पहला घंटा क्या कहलाता है? पहले का आंसर बी है, मिथाइल आइसोसाइनेट, और दूसरे का आंसर भी होगा गोल्डन आवर। सही जवाब। तो इसके साथ ही हमारे सभी नियम और हिस्टोरिकल फैक्ट्स कवर हो गए हैं क्लास के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओके। इस स्लाइड पर टाइटल दिख रहा है डिजास्टर की उत्पत्ति। हाँ, और इसके साथ ही UNDRR की परिभाषा, फिर खतरा यानी हैजर्ड और आपदा यानी डिजास्टर के बीच का अंतर भी है। नीचे एक जोखिम निकालने का फॉर्मूला बॉक्स है और एक लाल रंग का इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स भी दिख रहा है। राइट। तो सबसे पहले देखो, ये जो डिजास्टर शब्द है ना, ये फ्रेंच शब्द डिजास्ट्रे से बना है, जिसका मतलब होता है बैड स्टार या बुरा तारा। अच्छा, मतलब पुरानी सोच के तारे खराब हैं। एग्जैक्टली। पर UNDR के अनुसार ये समाज के कामकाज में ऐसा व्यवधान है जो समुदाय की क्षमता से अधिक हो। राइट। और खतरा एक संभावित घटना है, जैसे मान लो रेगिस्तान में भूकंप आना। वहां तो कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन जब यही भूकंप किसी कमजोर बस्ती से टकराता है ना, तब जाके वो डिजास्टर बनता है। और जोखिम का जो फॉर्मूला है वो है हैजार्ड गुणा वल्नरेबिलिटी, और इसे डिवाइड करते हैं कैपेसिटी से। एक सवाल है मेरा, अगर समुदाय की क्षमता यानी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो क्या जोखिम कम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, फॉर्मूले के अनुसार क्षमता नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इसलिए क्षमता बढ़ेगी तो जोखिम अपने आप कम होगा। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, वो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बॉक्स है ना, वो UPSC या PCS के स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के लिए बहुत जरूरी है। इसमें साफ लिखा है कि आपदाएं प्राकृतिक नहीं होती, केवल खतरे प्राकृतिक होते हैं। गॉट इट। तो अब इस पर एक आध MCQ देखें। Q1, डिजास्टर शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका आंसर है बी, फ्रेंच। एकदम सही। और Q2, जोखिम यानी रिस्क को कम करने के लिए क्या बढ़ाना चाहिए? अभी हमने डिस्कस किया, सी, क्षमता। बिल्कुल सही। तो समरी ये है कि खतरा और सुभेद्यता मिलकर ही आपदा को जन्म देते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में ना 4 प्रकार की सुभेद्यता के आइकन्स दिए गए हैं। हाँ, और नीचे एक रेजिलियंस या लचीलापन का हाईलाइटेड बॉक्स भी है। तो देखो, सुभेद्यता 4 तरह की होती है। पहली है भौतिक या फिजिकल, जैसे खराब बुनियादी ढांचा, मतलब बिना भूकंपरोधी मकान। अच्छा। दूसरी है आर्थिक यानी इकोनॉमिक, जैसे गरीबी, जहां लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं। तीसरी है सामाजिक, क्योंकि आपदा में महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और दिव्यांग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। राइट। और चौथी है पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल,
जैसे तटीय इलाकों में मैंग्रोव वनों का कटना। बिना भूकंप रोधी तकनीक के मकान होना किस प्रकार की सुभेद्यता है? ये भौतिक यानी फिजिकल सुभेद्यता में आता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये जो रेजिलियंस का बॉक्स है ना, ये डायरेक्ट डेफिनेशन में पूछा जाता है। इसका मतलब है आपदा के झटकों को सहना और तेजी से अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौटना, जिसे हम बाउंस बैक कहते हैं। लाइक अ स्पंज। एग्जैक्टली। चलो एमसीक्यू देखते हैं। Q1, मैंग्रोव वनों का कटना किस प्रकार की सुभेद्यता है? ये है बी, पर्यावरणीय। सही जवाब। और Q2, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स वैज्ञानिक तरीके से किसका आकलन करता है? ए, सुभेद्यता और क्षमता। बिल्कुल सही। तो सुभेद्यता हमें कमजोर बनाती है और रेजिलियंस हमें वापसी करने की ताकत देता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ आपदाओं का वर्गीकरण दिख रहा है, प्राकृतिक और मानव जनित में। हाँ, और HPC 1999 के 5 समूह एक पेड़ की शाखाओं जैसे डायग्राम में है, और नीचे एक कॉम्प्लेक्स इमरजेंसी या जटिल आपातकाल का बॉक्स है। ओके, तो मुख्य विभाजन नेचुरल और मैन मेड में है। HPC यानी उच्चाधिकार प्राप्त समिति 1999 ने इन्हें 5 समूहों में बांटा है। पहला भूगर्भीय, जैसे भूकंप और सुनामी। दूसरा जल मौसम विज्ञान, जिसमें बाढ़ और चक्रवात आते हैं। राइट। तीसरा है जलवायु संबंधी, जैसे सूखा या हीट वेव। चौथा जैविक, जैसे महामारी कोविड-19 या टिड्डी दल। और पांचवा है तकनीकी या पर्यावरणीय, जो मानव जनित है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी और शहरी बाढ़। शहरी बाढ़ या अर्बन फ्लड्स किस श्रेणी में आता है? ये तकनीकी या पर्यावरणीय यानी मानव जनित मैनमेड श्रेणी में आता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ये जो जटिल आपातकाल बॉक्स है ना, इसमें युद्ध, दंगे और भगदड़ जैसी स्थितियां आती हैं। एग्जाम में इसे प्राकृतिक आपदाओं से अलग पहचानने को आता है। अच्छा, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल। अब Q1, HPC 1999 के अनुसार सूखा किस श्रेणी में आता है? बी, जलवायु संबंधी। सही। और Q2, कोविड-19 किस प्रकार की आपदा है? ये तो आसान है, बी, जैविक। बिल्कुल सही। तो सही वर्गीकरण से ही सही रणनीतियां बनती हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक तराजू का डायग्राम है जो सेंटर और स्टेट को दर्शा रहा है। हाँ, साथ ही 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 248, राज्य सूची और महामारी रोग अधिनियम 1897 के पॉइंट्स हैं। और नीचे एक स्टार मार्क वाला नोट भी है। ओके। देखो, 7वीं अनुसूची में आपदा प्रबंधन का सीधा उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 248 यानी अवशिष्ट शक्तियों के तहत केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। अच्छा। क्योंकि स्वास्थ्य और सार्वजनिक व्यवस्था तो राज्य सूची के विषय हैं, और जो महामारी रोग अधिनियम 1897 है, उसमें नियम बनाने की प्राथमिक शक्ति राज्य के पास है। केंद्र की शक्ति केवल बंदरगाहों तक सीमित है। अगर स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, तो केंद्र सरकार कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाती है? केंद्र सरकार अनुच्छेद 248 यानी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके कानून बनाती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, क्योंकि जो कोविड-19 वाला नोट है ना, उसमें बताया गया है कि कोविड में केंद्र ने एपिडेमिक एक्ट 1897 और डीएम एक्ट 2005 दोनों का एक साथ उपयोग किया। ये पॉलिटी और आपदा प्रबंधन के मिक्स सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट। अब MCQ। Q1, केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन पर कानून किस अनुच्छेद के तहत बनाती है? बी, आर्टिकल 248। सही। और Q2, स्वास्थ्य या हेल्थ किस सूची का विषय है? बी, राज्य सूची। एकदम सही। तो जमीनी स्तर पर राज्य की भूमिका प्राथमिक होती है, पर केंद्र बैकअप देता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट को दर्शाने वाला एक गोल चक्र बना है। हाँ, इसमें 3 मुख्य चरण लिखे हैं और एक गोल्डन आवर का बॉक्स है। राइट। तो पहला चरण है आपदा पूर्व या प्री डिजास्टर। इसमें जोखिम कम करना शामिल है, जैसे रोकथाम, मतलब पूरी तरह रोकना। फिर न्यूनीकरण यानी असर कम करना, जैसे भूकंप रोधी भवन बनाना। और फिर पूर्व तैयारी, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम या मॉक ड्रिल। रोकथाम यानी प्रिवेंशन और न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन में मुख्य अंतर क्या है? रोकथाम घटना को पूरी तरह रोकने की कोशिश है, जबकि न्यूनीकरण घटना होने पर उसके असर को कम करने के उपाय हैं, जैसे मजबूत बिल्डिंग बनाना। समझ गए। दूसरा चरण है दौरान या ड्यूरिंग, जिसे रिस्पॉन्स कहते हैं। इसमें तत्काल कार्यवाही और खोज एवं बचाव आता है। और तीसरा है पश्चात या पोस्ट डिजास्टर,
जिसमें पुनर्वास यानी सामान्य जीवन में लौटना और पुनर्निर्माण मतलब पहले से बेहतर निर्माण, जिसे बिल्ड बैक बेटर कहते हैं, वो आता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये जो स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर है ना, ये दुर्घटना के तुरंत बाद का वो अमूल्य समय होता है जिसमें जीवन बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। वन डे एग्जाम्स का फेवरेट सवाल है ये। अच्छा। अब Q1 गोल्डन आवर का सबसे अधिक महत्व किस चरण में है? सी, प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स में। सही। और Q2 भूकंप रोधी भवन बनाना किसका उदाहरण है? बी, न्यूनीकरण या मिटिगेशन का। बिल्कुल सही। तो ये चक्र आपदा से पहले, दौरान और बाद के पूरी रणनीति तय करता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक ढाल यानी शील्ड और डॉक्यूमेंट का आइकॉन बना हुआ है। हाँ, इसमें संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक उपाय, अन्य कदम और एक स्टार मार्क, नई चुनौतियां सेक्शन है। ओके। तो संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल उपाय वो हैं जो भौतिक निर्माण हैं, जैसे तटबंध बनाना या चक्रवात आश्रय बनाना। गैर संरचनात्मक उपायों में नीतियां और कानून आते हैं, जैसे लैंड यूज जोनिंग, ताकि डूब क्षेत्र में घर न बने, और PMFBY यानी फसल बीमा द्वारा रिस्क ट्रांसफर करना। PMFBY फसल बीमा योजना किस तरह का उपाय है? ये रिस्क ट्रांसफर है और यह एक गैर संरचनात्मक यानी नॉन स्ट्रक्चरल उपाय के अंतर्गत आता है। राइट। इसके अलावा अन्य कदमों में IRS आता है, जहां आपदा से पहले अधिकारी की भूमिका तय होती है, GIS द्वारा मैपिंग और DRR को विकास में शामिल करना। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, नीचे जो नई चुनौतियां सेक्शन है ना, उसमें CBRN यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर खतरे हैं। ये 21वीं सदी के सबसे बड़े आधुनिक खतरे हैं और UPSC साइंस एंड टेक में ये टर्म सीधे पूछा जाता है। गॉट इट। अब Q1 फसल बीमा योजना या PMFBY किसका उदाहरण है? बी, रिस्क ट्रांसफर या गैर संरचनात्मक। सही। और Q2 नदी के डूब क्षेत्र में घर बनाने पर रोक लगाना क्या कहलाता है? ए, भूमि उपयोग क्षेत्रीकरण या लैंड यूज जोनिंग। बिल्कुल सही जवाब। मजबूत इमारतों के साथ मजबूत नीतियां ही बचाव का असली तरीका हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ भारत का मैप है जिसमें काले रंग से जोन VI दर्शाया गया है। हाँ, और ये नवंबर 2025 का नया मैप डेटा है। नीचे GLOF का एक स्टार मार्क बॉक्स भी है। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। नवंबर 2025 का नया मैप भारत को 5 भूकंप जोनों में बांटता है, जोन 2 से VI तक। जोन VI नया जोड़ा गया है, जो अत्यधिक खतरनाक है। इसमें संपूर्ण हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी राज्य और अंडमान निकोबार आते हैं। और बाकी जोन्स? जोन V में गुजरात का कच्छ और JNK है। जोन 4 में दिल्ली और UP का तराई है। और जोन 2 दक्षिण भारत है, जो सबसे कम खतरे वाला है। ओके। भारत की 75% आबादी सक्रिय क्षेत्रों में है और इसका वर्गीकरण BIS और IMD करते हैं। सबसे कम खतरे वाला भूकंप जोन कौन सा है और वो कहाँ है? सबसे कम खतरे वाला जोन 2 है, जो दक्षिण भारत में है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये जो GLOF या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग से हिमनद झीलों का फटना है। 2013 का केदारनाथ और 2023 का सिक्किम इसके उदाहरण हैं। करंट अफेयर्स के लिए ये बेहद जरूरी है। राइट। अब Q1 2025 के नए मैप में सबसे खतरनाक भूकंप जोन कौन सा है? सी, जोन B। सही। और Q2 भूकंप जोनों का वर्गीकरण कौन सी संस्था करती है? बी, BIS। एकदम सही। तो नए जोन V के जुड़ने से 75% आबादी अब गंभीर रडार पर है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लिखी है और लाल रंग से नई अपडेटेड तट रेखा भी है। हाँ, और नीचे लैंडस्लाइड का बॉक्स है। देखो, बाढ़ से भारत का 12% भूभाग प्रभावित है, मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और शहरी बाढ़ अब खराब ड्रेनेज के कारण एक विशिष्ट आपदा बन गई है। और सूखा? सूखा 68% कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करता है, विशेषकर UP का बुंदेलखंड। और चक्रवात के लिए हमारी नई अपडेटेड तटरेखा 11,980 किलोमीटर है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से अधिक संवेदनशील है। राइट। और सुनामी एक जापानी शब्द है। जाट्सू का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहर होता है। सुनामी शब्द का अर्थ क्या है? अभी बताया ना, ये जापानी शब्द है जहां ट्सू का मतलब बंदरगाह और नामी का मतलब लहर होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ,
ये जो लाल रंग में नई तटरेखा लिखी है 11,980 किलोमीटर, इसे जोर देकर याद रखना क्योंकि ये पुरानी 5,716 किलोमीटर से बदल गई है। साथ ही भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड 15% भूभाग पर होता है, जिसमें हिमालय सबसे अधिक संवेदनशील है, जैसे 2024 का वायनाड का उदाहरण। अच्छा। अब Q1, भारत की नई अपडेटेड तटरेखा की लंबाई कितनी है? B 11,980 किलोमीटर। सही। और Q2, सुनामी किस भाषा का शब्द है? B जापानी। बिल्कुल सही। भारत की भौगोलिक विविधता ही उसे कई खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक पिरामिड डायग्राम है जिसमें NDMA, SDMA और DDMA लिखा है। हाँ, और एक्ट के पारित होने की तारीख, संरचना और नोडल मंत्रालय का बॉक्स भी है। ओके। तो डीएम एक्ट पारित हुआ था 23 दिसंबर 2005 को, 2004 सुनामी के ठीक बाद। इसकी संरचना में 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं। इसका मेन फोकस क्या है? दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। अब फोकस राहत बांटने से हटकर तैयारी और शमन यानी मिटिगेशन पर आ गया है। राइट। इसका एक मजबूत त्रिस्तरीय ढांचा है। टॉप पर एनडीएमए जो नेशनल लेवल पर है, धारा 3 के तहत अध्यक्ष पीएम होते हैं। फिर एसडीएमए स्टेट लेवल पर धारा 14 अध्यक्ष सीएम, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीडीएमए धारा 25 जिसके अध्यक्ष डीएम होते हैं, जो कि इंसिडेंट कमांडर भी होता है। जिले स्तर पर इंसिडेंट कमांडर कौन होता है? जिला मजिस्ट्रेट या डीएम जिले का इंसिडेंट कमांडर होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये जो नोडल मंत्रालय वाला बॉक्स है, सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए एमएचए यानी गृह मंत्रालय मुख्य नोडल मंत्रालय है। बच्चे अक्सर पर्यावरण मंत्रालय टिक कर देते हैं, इसलिए ये फंसाने वाला सवाल है। ओह, ट्रिकी है ये। हाँ। अब Q1, डीएम एक्ट 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? B 11। सही। और Q2, डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है? A जिला मजिस्ट्रेट। एकदम सही। डीएम एक्ट 2005 भारत में आपदा प्रबंधन की कानूनी रीढ़ है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक कानून की किताब का विजुअल है। लेफ्ट साइड में कई धाराएं और दंड की लिस्ट है। हाँ, और साथ में कोविड का एक बॉक्स भी है। देखो, महत्वपूर्ण धाराओं में धारा 11 राष्ट्रीय योजना के लिए है, धारा 41 पंचायत और नगरपालिका के लिए, राइट। धारा 44 से एनडीआरएफ का गठन होता है, धारा 46 एनडीआरएफ फंड के लिए है, और 47 एनडीएमएफ यानी शमन निधि के लिए। और दंड के प्रावधान क्या है? धारा 51 बचाव में बाधा डालने पर है, जिसमें 1-2 साल जेल हो सकती है। धारा 52 झूठा दावा करने पर 2 साल जेल, और धारा 54 झूठी चेतावनी या फेक न्यूज फैलाने पर है, जिसमें 1 साल की जेल है। झूठी चेतावनी या फेक न्यूज फैलाने पर किस धारा में सजा है? ये धारा 54 के तहत आता है, जिसमें 1 साल की जेल हो सकती है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ बिल्कुल। कोविड लॉकडाउन वाला बॉक्स देखो। भारत का पहला राष्ट्रीय लॉकडाउन डीएम एक्ट की धारा 62 की शक्तियों का उपयोग करके लगाया गया था। ये पॉलिटी का सुपरहिट क्वेश्चन है। वाओ, इंटरेस्टिंग। अब Q1, फेक न्यूज फैलाने पर किस धारा के तहत सजा है? B धारा 54। सही। और Q2, एनडीआरएफ का गठन किस धारा के तहत किया गया है? जी धारा 44। बिल्कुल सही। तो धाराओं का ज्ञान सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ 2025 के नए संशोधन की डिटेल्स हैं। एक डोम के अंदर शहर का विजुअल है, और क्यों जरूरी का एक बॉक्स है। हाँ, ये जो नया अमेंडमेंट है ना, इसमें तेजी से बढ़ते शहरीकरण को कानून में शामिल किया गया है। मुख्य फोकस है शहरी बाढ़, हीट वेव और शहरी आग। ओके। और सबसे ऐतिहासिक कदम है यूडीएम में, यानी अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन। ये एक गेम चेंजर है। अच्छा। इसे नई धारा 41A जोड़कर मान्यता दी गई है, और ये सभी राज्य राजधानियों और बड़े नगर निगमों में अनिवार्य है। इसके अलावा डेटा आधारित योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस और एसडीआरएफ को अधिक स्पष्टता दी गई है। यूडीएमए के गठन के लिए कानून में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? इसके लिए नई धारा 41A जोड़ी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। क्यों जरूरी बॉक्स में साफ लिखा है कि बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर की जटिलताएं ग्रामीण जिलों यानी डीएमएस से बिल्कुल भिन्न होती हैं। इसलिए यूडीएमए अनिवार्य किया गया है। ये मेंस और इंटरव्यू के लिए शानदार पॉइंट है। राइट। अब Q1, 2025 संशोधन अधिनियम के तहत किस नए प्राधिकरण का गठन हुआ है? B यूडीएमए। सही। और Q2, यूडीएमए के लिए कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? A धारा 41A। बिल्कुल सही। 2025 का संशोधन आधुनिक शहरी खतरों से निपटने का नया हथियार है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं।
इस स्लाइड पर 2 कुल्हाड़ियों वाला एनडीआरएफ का लोगो है, जिस पर लिखा है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। हाँ, साथ ही NEC, NCMC, NDRF और SDRF के पॉइंट्स हैं और नीचे डिजरी का बॉक्स है। ओके। देखो, NEC यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी NDMA की नीतियां लागू करती है और इसके अध्यक्ष गृह सचिव होते हैं, और NCMC जो नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो गंभीर आपदा में त्वरित निर्णय लेती है। इसके अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। और एनडीआरएफ और CSR में विशेष ट्रेनिंग मिली है। इनका मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। राइट। इन्होंने कई ऑपरेशंस किए हैं, जैसे तुर्की 2023 में ऑपरेशन दोस्त, म्यांमार में करुणा और नेपाल में मैत्री। और राज्य स्तर पर SDRF प्रथम उत्तरदाता या फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, जिसका खर्च राज्य देता है। गंभीर आपदा में त्वरित निर्णय लेने वाली NCMC का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, DGRE बॉक्स देखो, ये रक्षा भू सूचना विज्ञान है जो DRDO की चंडीगढ़ स्थित लैब है। ये हिमालयी क्षेत्र में हिमस्खलन यानी एवलांच की चेतावनी देती है। डिफेंस और डिजास्टर का ये कॉमन क्वेश्चन है। अच्छा। अब Q1, NCMC का अध्यक्ष कौन होता है? C, कैबिनेट सचिव। सही। और Q2, ऑपरेशन दोस्त NDRF द्वारा किस देश में चलाया गया? B, तुर्की। एकदम सही जवाब। ग्राउंड पर NDRF, SDRF और ऊपर NCM-NEC मिलकर पूरा रिस्पॉन्स सिस्टम बनाते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ IMD, इंक्वायर्स जैसी एजेंसियों के नाम है। एक पाई चार्ट है और वित्त पोषण की जानकारी है। हाँ, पाई चार्ट में 80% रिस्पॉन्स और 20% मिटिगेशन दिखाया गया है। साथ ही 15वें वित्त आयोग और NIDM का बॉक्स भी है। ओके। प्रमुख एजेंसियों में IMD मौसम और चक्रवात के लिए है। जब ये रेड अलर्ट देते हैं, मतलब तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं। इंक्वायर्स हैदराबाद में है। ये सुनामी चेतावनी और मछुआरों को PFZ जानकारी देता है। और बाढ़ के लिए? बाढ़ का पूर्वानुमान CWC करता है और भूस्खलन GSI देखता है। फंडिंग का क्या सिस्टम है? 15वें वित्त आयोग, जो NK सिंह की अध्यक्षता में था, उसने निधि को 2 भागों में बांटा, 80% रिस्पॉन्स फंड और 20% मिटिगेशन फंड। अच्छा। और SDRF फंडिंग में सामान्य राज्यों का अनुपात 75-25 है केंद्र और राज्य के बीच, जबकि विशेष श्रेणी जैसे हिमालय और पूर्वोत्तर के लिए ये 90-10 है। सुनामी की चेतावनी देने वाला एनकोइस कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। NIDM दिल्ली के बॉक्स को देखो। ये क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग और आपदा अनुसंधान की मुख्य नोडल संस्था है। राइट। अब Q1, 15वें वित्त आयोग के अनुसार शमन या मिटिगेशन निधि का हिस्सा कितना है? B, 20%। सही है। और Q2, भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का संचालन कौन करता है? C, इनकोइस। एकदम सही। सटीक पूर्वानुमान और सही फंडिंग स्ट्रक्चर आपदा में नुकसान कम करने की कुंजी हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक टाइमलाइन है 1994 योकोहामा से 2015 सेंडाई तक। हाँ, और CDRI आइरिस के पॉइंट्स हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार का एक बॉक्स है। ओके। वैश्विक प्रयासों में सबसे पहले IDNDR था, जिसे UN द्वारा 1999 घोषित किया गया। फिर 1994 में योकोहामा रणनीति आई, जहां रोकथाम पर बल दिया गया। 2005 में ह्योगो फ्रेमवर्क आया, जो सुनामी के बाद था। और अभी कौन सा चल रहा है? अभी 2015-2030 सेंडाई फ्रेमवर्क लागू है। इसका लक्ष्य मल्टी हैजर्ड EWS तक पहुंच बढ़ाना है, और बिल्ड बैक बेटर इसकी चौथी प्राथमिकता है। राइट। भारत की पहल पर 2019 में CDRI बना, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और 2021 के COP26 में छोटे द्वीपीय राज्यों के लिए आइरिस लॉन्च किया गया। बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत किस फ्रेमवर्क का हिस्सा है? ये सेंडाई फ्रेमवर्क की चौथी प्राथमिकता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ना, ये 23 जनवरी को दिया जाता है। संस्था को 51 लाख और व्यक्ति को 5 लाख रुपए मिलते हैं। करंट और स्टैटिक दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गॉट इट। अब Q1, बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत किस फ्रेमवर्क से संबंधित है? B, सेंडाई। सही। और Q2, CDRI का मुख्यालय कहां स्थित है? A, नई दिल्ली। एकदम सही। आपदाएं सीमाएं नहीं देखती, इसलिए वैश्विक सहयोग और संधियां बहुत जरूरी हैं।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड पर यूपी का मैप है जिसमें फ्लड्स और ड्रॉट मार्क किया हुआ है। हाँ, साथ ही बाढ़, सूखा, भूकंप के पॉइंट्स, यूपी की संस्थाएं और एप्स हैं और नीचे हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। ओके। तो बाढ़ मुख्य रूप से पूर्वी यूपी और तराई बेल्ट में आती है, नेपाल की नदियों जैसे खागरा और राप्ती से जो फ्लैश फ्लड्स लाती हैं। सूखा बुंदेलखंड क्षेत्र में है क्योंकि वहां कठोर चट्टानी जमीन है। और भूकंप? भूकंप के लिए तराई और पश्चिमी यूपी जोन 4 में आते हैं, जबकि बुंदेलखंड सबसे सुरक्षित यानी जोन 2 में है। अच्छा। लेकिन राज्य की एक विशिष्ट आपदा है आकाशीय बिजली। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इससे भारी जनहानि होती है। संस्थाएं कौन सी काम कर रही हैं यहाँ? यूपीएसडीएमए है जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं। लखनऊ में एसआईडीएम है और 2023 में आरवीसी यानी राहतवाणी सेंटर बना है। ऐप्स की बात करें तो दामिनी ऐप बिजली गिरने के 40 मिनट पहले चेतावनी देता है और सचेत ऐप लोकेशन आधारित अलर्ट देता है। दामिनी या डामिनी ऐप किस आपदा की चेतावनी देता है? ये आकाशीय बिजली गिरने के 40 मिनट पहले चेतावनी देता है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, हेल्पलाइन नंबरों पर जोर देना जरूरी है। राज्य स्तरीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1070 है और जिला स्तर पर 1077 है। यूपी के एग्जाम्स जैसे यूपीपीएससी, आरओएआरओ में ये सीधा पूछा जाता है। राइट। अब Q1 दामिनी ऐप किस आपदा की पूर्व चेतावनी देता है? सी आकाशीय बिजली। सही। और Q2 यूपी में राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर क्या है? बी 1070। एकदम सही जवाब। राज्य स्तरीय बारीकियों और स्थानीय ऐप्स का ज्ञान क्षेत्रीय प्रशासन के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हमने खतरे या हजार्ड से लेकर 2025 के नए शहरी प्राधिकरण यानी यूडीएमए तक सब पढ़ा। अब आप स्टूडेंट्स खुद सोचिए कि जिस शहर में आप रहते हैं उसका बुनियादी ढांचा नए यूडीएमए के मानकों पर कितना खरा उतरेगा। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस मास्टर क्लास को अच्छे से रिवाइज करें और आगे भी पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।